नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। प्रदेश की सियासत में इन दिनों शास्त्रों की जंग छिड़ी है। शब्दों के वार और पलटवार से सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। एक तरफ अशोक गहलोत की इंतजार शास्त्र सीरीज सुर्खियों में है। पूर्व सीएम गहलोत इंतजार शास्त्र के जरिए सरकार पर सवालों की बौछार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ है भजन लाल सरकार, जो हर आरोप का जवाब कर्म शास्त्र और विकास शास्त्र के साथ दे रही है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने पलटवार करते हुए न सिर्फ गहलोत पर निशाना साधा, बल्कि इसे कांग्रेस का झूठ शास्त्र बताया। मंत्री पुत्रों की राजनीति से लेकर परिवारवाद और भ्रष्टाचार, पेपर लीक, जल जीवन मिशन घोटाला और किसानों के मुद्दों तक आरोपों की ये सियासत अब नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इंतजार शास्त्र एक राजनीतिक संदेश है या फिर जैसा कहा जा रहा है झूठ का शास्त्र? क्या ये सिर्फ चुनावी रणनीति है या फिर असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश? क्या इंतजार शास्त्र सियासी हथियार बन चुका है या फिर ये विपक्ष की बेचैनी का संकेत है? आज बात इसी मुद्दे पर, इंतजार शास्त्र वर्सेस विकास शास्त्र। बेटों को सरकार में दखल नहीं करना चाहिए। एक झूठ शास्त्र भी है जो लगातार चल रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल शर्मा जी का विकास शास्त्र है। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दे आपको। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं मदन प्रजापत जी, बीजेपी प्रवक्ता है। स्वागत है मदन जी आपका। कांग्रेस से हमारे साथ पौरुष भारद्वाज जी हैं, बहुत स्वागत है पौरुष जी आपका। राजनीतिक विशेषज्ञ योगेंद्र गुप्ता जी भी चर्चा में शामिल हैं। योगेंद्र जी आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ विषय विशेषज्ञ जुड़े हैं, ए के सिंह सर। ए के सिंह सर आपका बहुत स्वागत है। बेहद खास मुद्दा है, मैं सिंह सर आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगी। यहाँ जो इंतजार शास्त्र वर्सेस विकास शास्त्र और एक दूसरे की बातें कही जा रही है, एक दूसरे के अगेंस्ट में भी और अपने फेवर में भी, इससे जनता को क्या मिलेगा? ये जो शास्त्र को लेकर अपनी अपनी बात दोनों तरफ से रखी जा रही है, क्या वाकई में जनता को समाधान मिल रहा है या फिर शब्दों का शोर ही मात्र? श्वेता जी, आपको, हमारे जो को पैनलिस्ट है और आपके दर्शकों को नमस्कार। जो ये जो विवाद चल रहा है या कि विकास शास्त्र और इंतजार शास्त्र का जी, इसका क्या महत्व है आम जनता के लिए, इस संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि किसी भी प्रजातंत्र में, और भारत एक प्रजातांत्रिक देश है, ये एक अच्छी बात होती है कि आम जनता जो है मुद्दों के ऊपर जो है सोचे और मुद्दों के ऊपर जो है अपनी राय रखे। जो आम जनता है उसमें एक व्यू बनना चाहिए किसी भी चीज़ का। अब जहाँ तक अभी जो फिलहाल जो विवाद चल रहा है उस संबंध में मैं ये कहना चाहूँगा, टू बी वेरी फेयर, कि ऐसा नहीं है कि कोई सरकार सिर्फ इंतजार कराती है और कोई सरकार सिर्फ विकास कराती है। लेकिन इतना जरूर है कि कुछ सरकारें जो हैं उनकी प्रायोरिटी जो है वो विकास पर थोड़ा ज़्यादा होती है। और इस संबंध में अगर आप देखें तो भारतवर्ष में पहली बार 2014 में मोदी जी जब दिल्ली में उन्होंने गद्दी संभाली है, उसके बाद से विकास जो है एक आइकन बन गया है। और अगर आप देखेंगे तो विकास की जो गति है विभिन्न क्षेत्रों में, खासकर जो केंद्रीय स्कीम्स हैं जी, वो पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा जो है वो मतलब कि उनका क्रियान्वयन किया जा रहा है। जहाँ तक राजस्थान सरकार का सवाल है, मैंने भी करीब 32-33 साल नौकरी की है और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कांग्रेस सरकार में प्रगति नहीं होती है या कांग्रेस सरकार में विकास की बात नहीं होती है। लेकिन जहाँ तक मेरा मत है, सबसे पहले विकास को केंद्रित करने का श्रेय जो है श्रीमती वसुंधरा राजे जी को जाता है जी। अगर उनके समय आप देखें तो चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो या अर्बन डेवलपमेंट हो, अर्बन डेवलपमेंट का मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि जयपुर के अलावा जितने भी डिविजनल हेडक्वार्टर्स थे उनकी करीब करीब कायाकल्प कर दी गई थी। तो स्टार्ट वहां से हुआ था कि मेरे मत में जी। और उसके अलावा क्या है कि जब गहलोत जी की भी सरकार आई तो उन्होंने भी विकास का काम जरूर किया है। हालांकि कुछ एक जो कार्य थे, जैसे कि वो सिविल लाइंस में जो आरओपी बन रहा है, उसमें दोनों सरकारें मेरे हिसाब से उसके लिए
उनके ऊपर थोड़ा सा दोषारोपण होता है कि कई सालों से वो बन रहा है। लेकिन गहलोत जी के समय अगर आप देखें, जो पचभद्रा में जो रिफाइनरी, मतलब बाड़मेर में जो रिफाइनरी चलने वाली थी, उसमें 2 बार जगह बदली गई। और हुआ क्या है कि इन द प्रोसेस जो है करीब 6-7 साल तक डिसाइड नहीं हो पाया कि ये कहाँ लगाया जाएगा। अच्छा, जहां तक वर्तमान सरकार का सवाल है, मैं देख रहा हूं कि सरकार पूरी तरह से कार्यरत है, कोशिश कर रही है कि विकास के कार्यों को प्रायोरिटी दी जाए और इम्प्लीमेंट किया जाए, और कई जगह ये कार्य दिख भी रहे हैं। कुछ जगह पे कठिनाइयां हैं और मतलब उसमें देरी जरूर हो रही है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो प्रायोरिटी जो है, प्रीडोमिनेंस जो है इस सरकार का विकास ही है, इंतजार नहीं। ठीक है, और इसलिए ये विकास शास्त्र सरकार की तरफ से। मदन प्रजापति जी, अब ये वर्सेस में है, आमने सामने है, सवाल उठाए जा रहे हैं, एक सीरीज तक चला दी गई अलग अलग 7 चैप्टर में कि एक एक दिन एक एक सवाल किए गए कि ये सब काम हमने कराए, शुरू किए, लेकिन वो आज भी अधूरे हैं। और ये बार बार सरकार पर आरोप लगता है कि पिछली सरकार के कामों को ना तो रफ्तार दी जा रही है, ना उसको प्रायोरिटी पे लिया जा रहा है। इसका एक जवाब दीजिएगा जरूर। देखिए श्वेता जी, पहले मैं आप जो कह रहे हैं तो मैं पहले ईमानदारी से आपके सवाल का जवाब देता हूँ कि अभी राजस्थान की लोकसभा खत्म, वो माफ कीजिएगा, राजस्थान की विधानसभा खत्म हुई है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल खुले हृदय से आमंत्रित किया था विपक्ष को कि आइए आप, हम चर्चा करते हैं। और मैं समझता हूँ इससे बड़ा सदन से बड़ी कोई स्थान नहीं हो सकता चर्चा करने का। अगर हमारी सरकार में कोई कमी थी तो वहां पे आप रखते एक भी पत्र अगर कोई हो कि सरकार ने पिछली सरकार के काम काजों के ऊपर काम नहीं किया या उनकी रफ्तार नहीं दी। हाँ, राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जी विकास के लिए प्रतिबद्ध है और उनका विकास कागजों में और धरातल पे दिख रहा है। हमारी सरकार 5 साल के लिए आई है और जो योजनाएं बनती है वो 5 साल के लिए बनती है। रही अशोक गहलोत जी की बात, तो अशोक गहलोत जी का तो आज के टाइम पे स्थिति और परिस्थिति ऐसी है कि उनकी खुद की पार्टी के अंदर उनकी कोई सलाह ले नहीं रहा। अब देश के अंदर चुनाव चल रहे हैं अन्य राज्यों के अंदर, और वहां पे राजस्थान के कांग्रेस के 2 नेता, एक जिनको नकारा निकम्मा कहा था उनकी पूछ हो रही है और एक भंवर जितेंद्र सिंह जी की पूछ हो रही है। ये 2 नेताओं की पूछ हो रही है। अब अशोक गहलोत जी बेरोजगार बैठे हैं कांग्रेस के अंदर, करें क्या? तो मीडिया के अंदर बने रहने के लिए और अपनी सुर्खियों से आवाज पहुंचाने के लिए कि राजस्थान में मेरी भी राजनीति को कहीं ना कहीं मैं जिंदा रख सकता हूं, तो ऐसे उल झूल जवाब देते हैं। वो कह रहे थे, कल मैं देख रहा था कई चीजों में उन्होंने जवाब लगाया। मैं छोटे से एक चीज दिखाता हूं। ये अशोक गहलोत जी की सरकार थी जब युवा पेपरों के लीक हो रहे थे और दर दर भटक रहे थे, एक भी परीक्षा सही ढंग से नहीं हो रही थी। लेकिन भजनलाल जी की सरकार आई, 297 फर्जी तरीके से नौकरी पाए हुए लोगों को बाहर का रास्ता दिखाने वाले यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी की सरकार थी। अर्थशास्त्र के पेपर के अंदर 15 से 20 लाख रुपए खरीद में गए थे कोचिंगों ने, इसका पर्दाफाश करने वाली भजनलाल जी की सरकार है। ऐसे में अनेकों उदाहरण दे सकता हूं और मेरे पास अनेकों उदाहरण जो मौजूद है विद प्रूफ रखता हूं मैं कि एक एक चीज का। मैं ये भी बता सकता हूं कि इनकी सरकार के अंदर अशोक चांदना जी कैसे सरकार के खिलाफ धरने के ऊपर बैठे थे। सचिन पायलट अजमेर से लेकर जयपुर तक यात्रा कर रहे थे कि आरपीएससी का भ्रष्टाचार हो रहा है। सरकार में तो आपकी सरकार की बात करते, क्योंकि मेरी सरकार का अच्छा 2 साल हो गए। अब अगर वो सवाल उठा रहे और उनका ये कहना कि पिछली सरकार ने बहुत सारे ऐसे काम थे वो नहीं किए, तो क्या वो प्रायोरिटी में सरकार के अंदर अशोक गहलोत जी उनकी राजनीति तो अलग चीज है। मैं बताता हूं ना, पिछली सरकार में अशोक गहलोत जी आंख पे पट्टी बांध के धृतराष्ट्र बन के कुर्सी की सत्ता का सुख भोग रहे थे, और जैसे उनकी सरकार में उस पे सवाल खड़े होते थे वो खड़े होते थे, योजनाएं गिनवाना चालू कर देते, ये योजना वो योजना ये योजना, लेकिन धरातल के ऊपर एक भी योजना नहीं आई। ना बजट, ना वित्तीय व्यवस्था, ना किसी तरीके का सरकार का कुप्रबंधन साफ दिख रहा था। हम सब मीडिया के अंदर बैठे थे। आज भजनलाल जी की सरकार के अंदर भजनलाल जी श्वेत पत्र जारी करते हैं, विधानसभा के पटल के ऊपर दस्तावेज रखते हैं, 2 साल का रिपोर्ट कार्ड रखते हैं। और मैं सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप के अंदर नहीं जाऊंगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने कहा था, आइए 2 साल वर्सेस 5 साल करते हैं या 2 साल वर्सेस 2 साल करते हैं, जिस भी जगह आप व्यवस्थित हो, कंफर्टेबल हो, आपके आंकड़े ज्यादा हो, वहां अपना पक्ष रखिए। लेकिन ये वो विपक्ष है, जब चर्चा की बात आई तो ये विपक्ष भाग गया पीठ दिखा के। सदन में चर्चा करनी नहीं है, ठीक है,
और कहीं करनी नहीं है। सड़क पे केवल आरोप लगाने, ये आरोप नहीं, ये खोया हुआ राजनीतिक अस्तित्व बचाने की जो जिद्दोजहद अशोक गहलोत जी की चल रही है वो चल रही है। सरकार काम कर रही है, जनता के हितों में कर रही है। धरातल पे दिख रहा है, पेपर लीक माफियाओं के ऊपर लकेल कसी गई भजनलाल जी की सरकार के अंदर, महिला अत्याचार कम हुआ भजनलाल जी की सरकार के अंदर, किसान को सशक्त और समृद्ध बनाया गया भजनलाल जी की सरकार के अंदर। नहीं तो सोहनलाल कटेला कर्ज माफी के कारण आत्महत्या करने पर मजबूर था। जो ये सवाल उठा रहे हैं और सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, ये बेईमानी है, आप ये कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस के पास में मुद्दा नहीं है, मुद्दाहीन विपक्ष है श्वेता जी। और जब मुद्दे नहीं होते और अपनी राजनीतिक जगह खिसकने लगती है, तो अशोक गहलोत जी तो चतुर राजनीतिक के जादूगर है। उन्होंने किस तरीके से घिसड़ाई रगड़ाई के से अपने लोगों को खत्म किया। आपको भी सुना पौरुष भारद्वाज जी। बिल्कुल। अब ये जो इंतजार शास्त्र, विकास शास्त्र, एक दूसरे पर आरोप, तो क्या ये जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तक ही ये सीमित है? कुछ इसका समाधान भी है? और अगर आपकी सरकार में सब कुछ ठीक ठाक था, तो फिर इस तरह के मुद्दे आज क्यों उठ रहे हैं? देखिए श्वेता जी, मैं जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय गहलोत साहब ने जो मुद्दे उठाए थे और उस पर जो मुख्यमंत्री जी का जवाब आया, और हम यहाँ पर जो डिबेट कर रहे हैं उस पर मेरे भाई मदन प्रजापति जी का जवाब आया, तो उसमें मैं उसके संदर्भ में एक शायरी के साथ अपनी बात की शुरुआत करना चाहूंगा कि तू इधर उधर की ही बात कर, ताकि कोई ये ना समझ ले कि काफिला लुट चुका। देखिए मुख्यमंत्री जी ने जो है, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने सवाल उठाया चैप्टर नंबर 1 कि जेएलएन मार्ग पर 233 करोड़ की लागत से बना महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट 2024 में पूरा हो चुका है, उसके बावजूद उसको शुरू नहीं किया गया। इनके मंत्री जवाब देते हैं कि हकीकत यह है कि पिछली कांग्रेस सरकार ने कई योजनाओं को अधूरा छोड़ा। ये इस बात का जवाब नहीं दे रहे कि 2024 में जो चीज बन चुकी, जो बिल्कुल रेडी टू वर्क है, उसको ये लोग शुरू क्यों नहीं कर रहे, उसका जवाब नहीं दिया। गहलोत साहब ने दूसरा चैप्टर 2 में कहा कि एसएमएस अस्पताल में 1200 बेड का आईपीडी टावर की में नई मंजिल नहीं बनी, लागत 400 करोड़ से बढ़कर 764 करोड़ हो गई, उसका इन्होंने जवाब नहीं दिया। गहलोत साहब ने तीसरा चैप्टर उठाया कि सांगेतिक महिला चिकित्सालय में 117 करोड़ की लागत से 500 बेड का आईपीडी टावर और 50 बेड का आईसीयू का बनाया हमने, उसको आपने अधूरा छोड़ दिया, उसका इन्होंने जवाब नहीं दिया। उसके बाद गहलोत साहब ने कहा कि जयपुर के चारों कोनों में चार सैटेलाइट अस्पताल जो हमारे द्वारा शुरू किए गए थे, उसमें से 2 चूंकि कांग्रेस के विधायक हैं इसलिए आपने वहां पर काम अटका दिया। इन्होंने उनकी बात का तथ्यात्मक जवाब नहीं दिया। बाद में फिर गहलोत साहब ने कहा कि मुख्यमंत्री निवास से सिर्फ 500 मीटर दूर जो सिविल लाइन का आरओबी है, उसका काम हम लोगों ने जो शुरू किया उसको आप लोग आगे नहीं बढ़ा रहे, तो उसका इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। देखिए चौक में बनने वाले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जो कि पूरे विश्व का शायद तीसरा या चौथा होगा, तो मैं इस बात को देखिए श्वेता जी, इसका आप जवाब दीजिए ना। उन्होंने जो सवाल उठाए और किस तरह से मंत्रियों की तरफ से या फिर घेरने की कोशिश की वो पता है, लेकिन हम कांग्रेस की तरफ से जानना चाहते हैं कि ये जो मुद्दा बन रहा है जिसमें आरोप प्रत्यारोप है, आप सवाल उठा रहे हैं, वहां से जवाब पलटवार आता है, परिवारवाद को लेकर आते हैं, पिछली सरकार के मुद्दों को लेकर आया जाता है, समाधान इसका क्या और इससे जनता का क्या लेना देना? देखिए मैं इसी बात को कहना चाहूंगा कि मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के मित्रों का भारत की संवैधानिक व्यवस्था में विश्वास नहीं है। ना तो ये सरकार होने के, सत्ता में होने के बाद सदकार होने के नाते किसी भी मुद्दे पे आगे बढ़ के काम करना चाहते हैं, और ना ये विपक्ष को उसका जो विपक्ष का रोल जो संविधान के द्वारा दिया गया है कि हम सरकार की कमियां बताएं और सरकार उसको पॉजिटिव आलोचना लेकर के आगे बढ़े, ना ये हमारे को हमारा काम करना देना चाहते हैं। इनके साथ स्थिति ये कि देखिए एक हमारे राजस्थानी में कहावत होती है कि भाई होली है और होली में दिवाली के गीत गाए जा रहे हैं। ज्यादा अच्छा होता कि मुख्यमंत्री, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जो 7 चैप्टर में बात उठाई, आप तथ्यात्मक तरीके से एक चैप्टर का जवाब देते और उसके बाद जवाब देकर के ये बताते आप कि भाई आपने जो योजना शुरू की थी, आपने इस योजना को 60% पूरा कर दिया, बाकी 40% जो हम इसको पूरा कर रहे हैं। अब ये कहते हैं कि आप होटलों में बैठी हुई सरकार थे। मैं आपसे इस बात को कहता हूं कि देखिए 2020 कोरोना में निकल गया, 2021 कोरोना में निकल गया, 22 में हमने कोई शुरुआत करके अगर 60% 70% उपलब्धि 2 साल में हासिल कर ली, तो इनकी सरकार तो बने हुए 2.5 साल हो गए और ये 2.5 साल में 2.5 कदम नहीं चल पाए। श्वेता जी आपत्ति इस बात की है, जनता का हजारों करोड़ रुपए इन 7 योजनाओं में लगा पड़ा है। या तो ये इस बात को कह दें कि साहब आपने जो आईपीडी टावर बना करके गलत किया, आपने जो है जेएलएन मार्ग पे जो इंस्टीट्यूट बनाया विश्व स्तरीय, उसको आपने गलत किया। या तो आप ऐसे कीजिए, जो जनता का धन इतना 70% खर्च हो चुका, आप उसको 30% इसलिए खर्च नहीं करना चाह रहे कि लोगों को पता चलेगा कि अभी कांग्रेस की सरकार के द्वारा बनाया गया है और कांग्रेस के वापस ले जाएगी। आप लोग राजनीतिक तौर पे संकीर्णवासिकता के लोग हैं। ठीक है, आपने बात अपनी रखी, लेकिन योगेंद्र जी एक अहम सवाल, आप देखिए, अब ये कहते हैं ना कि वर्सेस में आपके पास एक मुद्दा, सामने वाले के पास एक मुद्दा, एक विपक्ष में है, सत्ता पक्ष में है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। क्या वाकई में ये बहुत महत्वपूर्ण था जो सवाल उठाए गए? क्योंकि जो सवाल अशोक गहलोत उठा रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि ये झूठ शास्त्र है, ये इनका कई काम हम करा रहे हैं, चीजें हैं और कई चीजें ऐसी हैं जो डिरेल थी, उसे हमें दुरुस्त करके आगे बढ़ाना है और उसमें वक्त लगेगा।
सरकार की प्राथमिकता में ये है, ये सवाल यहां से उठा रहे हैं। लेकिन आम जनता के लिहाज से अगर मैं पूछूं, क्या वाकई में एक दूसरे पर जो आरोप प्रत्यारोप जवाब है ये महत्व रखता है आम जनता के लिए कि कौन क्या जवाब दे रहा है, या उनको विकास से मतलब, उनको उन मुद्दों से मतलब है जो कहीं पीछे छूट गए हैं? हम बेरोजगारी की बात कर ले, महंगाई की बात कर ले, देखो श्वेता, राजनीति इसे कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है। श्वेता, राजनीति का नया शास्त्र है और उस शास्त्र में आम जनता कहीं नहीं है। सबके अपने अपने शास्त्र हैं और अपने अपने शस्त्र हैं। आपको ये सारी जो चल रही है कवायद, जो सारी बयानबाजी चल रही है, जो बहस चल रही है, उसको आपको राजनीतिक दृष्टिकोण से समझना पड़ेगा। देखिए, अगर कोई योजना अधूरी है, वो चाहे कांग्रेस ने चालू की हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी ने चालू की हो, सरकार किसी की हो, पहली बात, जो भी सरकार आएगी उसको पूरा करना उसका दायित्व है, समय पर पूरा करना उसका दायित्व है, उसी प्रारूप में पूरा करना उसका दायित्व है। अब ये कहना कि कांग्रेस ने चालू किया, उसने पूरा नहीं किया, अगर भारतीय जनता पार्टी प्ली देती तो स्वीकार्य नहीं हो सकती। दूसरा, अगर वो अशोक गहलोत ने सवाल उठाया, किसी ने उठाया वो सवाल, वो विपक्ष में है, अशोक गहलोत इसी का पार्ट है, उनका अधिकार है सवाल उठाना, क्योंकि विपक्ष सवाल ही उठा सकता है, एग्जीक्यूट तो कर नहीं सकता वो, तो उनका अधिकार है सवाल उठाना, भारतीय जनता पार्टी का अधिकार है उस सवाल का जवाब देना। लेकिन हकीकत में सवाल उठाना और जवाब देना ये हो नहीं रहा है। हो ही रहा है कि शुरू से पिछले 2 सालों से जो लड़ाई है, वो लड़ाई है भजनलाल वर्सेज अशोक गहलोत, और लगातार इस बात का एहसास भजनलाल को कराने के लिए, जनता को कराने के लिए, क्योंकि भजनलाल एक सत्य है कि वो लगातार 25 सरकार और आरोप लगता रहा। ये भी सत्य है कि पहली बार में एमएलए बने, पहली बार में सीएम बन गए, तो उन पर यह भी आरोप लगा कि अनुभवी नहीं है। तो बार बार जनता को एहसास दिलाना कि जो भजनलाल मुख्यमंत्री है, भजनलाल सरकार है, वो अक्षम है, काम नहीं कर सकती, हमारी योजनाओं को आगे नहीं बढ़ा सकती, हमारी योजनाओं में रुकावट है, और ये सरकार पूरी तरीके से फेल्योर है, 2 साल से ऊपर हो चुके हैं। तो उसके पीछे की जो क्रोनोलॉजी कांग्रेस की, तो वो ये है। अब जो भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, तो नेचुरल है, क्योंकि व्यक्तिवादी अटैक हो रहे हैं, ये अटैक कांग्रेस बीजेपी के नहीं है, अटैक तो अशोक गहलोत वर्सेज भजनलाल के बीच में है। तो ये जब अटैक हो रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी बजाय इसके कि पूरे क्यों नहीं हुए या कब होंगे या उसका क्या शास्त्र है, वो सीधा अशोक गहलोत पे अटैक करती है। तो राजनीतिक गणित इसका ये है कि राजनीतिक गणित सिर्फ इतना सही है कि ये जो लड़ाई है, ये अशोक गहलोत वर्सेस भजनलाल के व्यक्तित्व की लड़ाई है, और इसी लड़ाई को इंतजार शास्त्र कहा जा रहा है इस समय। और ये जिन मुद्दों को उठाया जा रहा है वो कोई भूले ना, इसलिए वक्त वक्त पर उसे ताजा किया जाता है, उन चीजों को रिपीट कर कर, और यही इस मामले में भी हो रहा है। उन मुद्दों को उठा करके, उनको हथियार बना करके व्यक्तित्व को छोटा करने की लड़ाई इस वक्त चल रही है। ठीक है, AK सिंह सर, देखिए ये मुद्दा और इस पर तो लड़ाई जारी है, लेकिन मैं आपसे एक कमेंट और एक जवाब जरूर चाहूंगी। आप बेहतर बता सकेंगे, क्योंकि कई सरकारें आपने देखी, प्रशासनिक स्तर पर मजबूती से आपने काम किया, उस कार्यशैली को आप समझते हैं। ये जो बड़े प्रोजेक्ट आते हैं, सरकारें आती हैं, बड़े प्रोजेक्ट लाते हैं, काम शुरू होता है, एक तो इसकी डेडलाइन तय नहीं होती, सालों साल लटके पड़े रहते, कुछ ऐसे होते हैं जो फटाफट काम हो जाता है। इसकी क्या मंशा होती है? क्या वाकई में ये इंटेंशनली किया जाता है या फिर कहीं ना कहीं लापरवाही? देखिए, जहां तक कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट होता है, हर एक प्रोजेक्ट का एक डेडलाइन शुरू में ही तय की जाती है कि डेडलाइन इसकी क्या रहेगी। अनफॉर्चुनेटली उसमें जो डिले होता है उसके कई कारण हो सकते हैं। हालांकि कई बार ये माना जाता है कि वित्तीय समस्या, लेकिन मैं समझता हूं कि वित्तीय समस्या सिर्फ एक कारण होता है और मुख्य कारण बहुत कम होता है। ये जी, मुख्य कारण ये होता है कि जो भी एजेंसी या अधिकारी गण उस कार्य को एग्जीक्यूट करने में लगे हुए हैं, उसकी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग नहीं कर पाते हैं। मैं अपनी बढ़ाई आपके मंच पे नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि खुद की बढ़ाई की जाना चाहिए। जी, हमने भी काफी, जब मैं नौकरी में था तो अपने कार्यकाल में कुछ काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी किए, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स भी किए, और मुझे तो कोई ध्यान नहीं है कि आज तक मेरे किसी सीनियर ने या किसी चीफ सेक्रेटरी ने या मंत्री महोदय ने, चीफ मिनिस्टर ने कहा हो कि भाई आपके काम में देरी हो रही है, आपका काम जो है समय से पूरा क्यों नहीं हो रहा है। तो इसमें मेरे हिसाब से ज्यादा तक मैं कहूंगा कि जो अपनी जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो ब्यूरोक्रेटिक व्यवस्था जो है, ठीक है, मुख्यतः वही कारण होता है, ठीक है, जो काम का डिले होता है। जी, जी। और दूसरा एक जो है कि आप जो फाइनेंस की बात होती है, कभी कभी सरकार के पास जो है फाइनेंस की अवेलेबिलिटी टाइम पे नहीं हो पाती, तो दो मुख्य कारण है। लेकिन इन दोनों में भी प्रमुख कारण ये है, आई थिंक, जो प्रशासनिक सिस्टम जो है, या
प्रशासन जो है उसका थोड़ा ढीलापन, बिल्कुल, और प्रशासनिक मतलब स्तर उसका पर ढीलापन हो सही तो भी implementation और- सरकार पर दोष जाएगा, और अगर टाइम पर काम हो जाए तो क्रेडिट भी सरकार को जाता है। बिल्कुल, मदन जी, बिल्कुल। क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। हाँ, आप अपनी बात रखिए। मैं ओरस जी ने जो कहा था ना, मैं उसकी बात कहता हूँ। इन्होंने एक तो कहा कि मैं फिर कहता हूँ कि जहाँ जवाब देना होता है वहाँ जवाब लेना होता है, वहां से तो भाग जाएंगे पीठ जगा के, क्योंकि सदन के अंदर झूठ बोल नहीं सकते और झूठा प्रचार नहीं कर सकते। सदन से भागने वाले लोग यहाँ पे रोड पे खड़े होकर सवाल पूछते हैं। दूसरा, इन्होंने कहा कि सवाल पूछ रहे थे अशोक गहलोत जी, जवाब नहीं दे रहे थे। ये स्वर्गीय भरत सिंह कुंदनपुर जी सवाल पूछते पूछते देवलोक गमन हो गए हैं। अशोक गहलोत जी ने आज तक इनको जवाब नहीं दिया। ये सर के मुझे इसका बाल फाइनल मुंडवा कमेंट के दीजिए, क्योंकि इन्होंने मैं- दिया था, नेहरू इन्होंने जी नहीं की दिया। बात करेंगे, देखिए, अब मैं राहुल बोला गांधी नहीं। की बात करेंगे, उसकी बात करेंगे, मदन फिर जी, की बात वक्त खत्म हो गया, क्योंकि श्वेता जी इतना आरोप लगाया तो देखिए, इस दूसरी मुद्दे चीज पर नहीं, आप उस दूसरी मुद्दे चीज पर नहीं, मैं फाइनल उसी कमेंट मुद्दे कर पे दीजिए। बता रहा फाइनल हूँ कमेंट ना। दूसरी दीजिए, चीज मुझे इन्होंने बस- कहा हाँ। उप जिला चिकित्सालय आवासीय है ना, 3 हमारे टाइम पे, इनके 5 साल में 0। इनके 50 बेड के मात्र शिशु जो उठाए गए, हमारे हमारी टाइम पे डिबेट का आधार है, इनके उस पे से टाइम पे भारतीय जनता 0। पार्टी के और मैं फिर प्रवक्ता ने चुनौती एक से का भी कहता जवाब हूं, नहीं दिया। मैं अब देखिए फिर मुख्यमंत्री जी का श्वेता, कितना आशावादी नहीं, सवाल है। वक्त खत्म गहलोत हो साहब ने गया, कहा ऐसे कि बहस राजधानी, करेंगे सर, तो मैं सुनिए, किसी गहलोत का साहब ने जवाब नहीं कहा ले कि पाऊंगी। प्रतापनगर का मैं किसी का कोचिंग जवाब नहीं ले- शिफ्ट नहीं हो मदन रहा। जी, पौरुष जी, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि पौरुष जी, इंतजार एक शास्त्र में अशोक सेकंड, गहलोत जी तड़प रहे हैं। देखिए, दिल्ली मैं आने का इनको मुझे एक बात भारतीय नहीं जनता टोका। झूठ बोल रही है। पौरुष जी, मैंने देखिए, टोका नहीं है, उनसे श्वेता बचाव जी। दे रहे हैं। लेने दीजिए, 1 मिनट रुकिए। मैंने टोका नहीं है। एक लाइन में, बस एक और लाइन, एक बहुत लाइन हो में चुका जवाब यही है ठीक कि जिनके पास में आंकड़े नहीं होते हैं, झूठा प्रचार करते हैं, आके भे 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 करते हैं। अरे सच कहता हूं, मेरे मुख्यमंत्री ने चुनौती दी थी, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने चुनौती दी थी, जब कौन से बिल के अंदर अशोक गहलोत जी चुप गए थे। अरे आज अपने मैं चुनौती दुनिया में देता क्यों हूं, बन रहे थे? क्षमता रखिए विधानसभा में सुनने की। प्रतिवेदन बीच भेज में करके मत बोलिए, खुद की पीठ पर आंकड़े चढ़ा बोलोगे, रहे थे। 2 साल हमने और चैलेंज 5 किया था साल, कि बहस अगर करो, 2.5 साल दबा दो। बोल दिए, आपने बिना 2.5 साल बताए, से 5 आपने साल कर दिए, प्रतिवेदन जो तो विधायकों का चुल्लू भेजा था, पानी के अंदर आपने उसी को डूबने के भाषण लिए के जगह रूप नहीं में पढ़ मिलेगी। दिया। कांग्रेस अरे को विधानसभा ये में भ्रष्टाचारी डिबेट करना जिसका एक उसको मंत्री जेल चला गया, बिट्टू वो बदनाम अशोक कहते हैं, गहलोत, मदन जी। जिसका ऐसे पीएस नहीं पेपर चलता लीक के है। अंदर आप लोग मौजूद बोलो। है। मतलब चाहिए योगेश जी, फाइनल कमेंट सर। योगेश जी, फाइनल कमेंट, ठीक है, चल ठीक है सर, चलिए ठीक है। पौरुष जी, ठीक है, फाइनल कमेंट, एक लाइन में। योगेश जी, फाइनल कमेंट। डिबेट का जो आप बस सब्जेक्ट ठीक है, है, ठीक है, आप कोई ठीक है, ठीक है, आप बात ठीक है, रख दी आपने बात, आपने बात रख दी, आपने बात रख दी। अशोक गहलोत जी योगेश जी, फर्जीवाड़े में लगाते हैं आप। सर फाइनल कमेंट खत्म हो रहा है, फाइनल कमेंट, एक लाइन में फाइनल कमेंट। 7 पॉइंट है आज के राजस्थान आप रुकेंगे, आप लोग 1 सेकंड रुकिए पढ़ सर। रहे हैं दर्शक। हाँ, ठीक है। श्वेता, मुझे लगता है कि जनता समझदार है, जनता सब देख रही है। तो अगर किसी मुद्दे को उठाया जा रहा है और सारगर तरीके से डेटाबेस पे उठाया जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में उसका जवाब तो देना पड़ेगा कि भाई उसमें सत्य क्या है। एक का भी जवाब नहीं दिया। और कांग्रेस का भी दायित्व है कि जब वो कोई मुद्दे को उठाए तो फिर उस मुद्दे को उठाए तो पूरे तथ्यों तरीके से उठाए, ताकि तथ्य इस सामने बात से है। जनता को पता लग सके कि ठीक है। असली दोषी कौन ये है सदन- और मुद्दों तथ्य से बात सामने ठीक है। है, चलिए ठीक है, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है, सदन से भी बात वक्त खत्म हो चुका है। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब देखिए, भले ही आमने सामने की लड़ाई हो सत्ता पक्ष विपक्ष में, लेकिन आम जनता पर ये सवाल छोड़ते हैं और आम जनता ही समझे, सोचे कि उसे क्या चाहिए। इंतजार शास्त्र चाहिए आपको या फिर विकास का वास्तविक हिसाब चाहिए आपको, आपके ऊपर है। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना है। नमस्कार।